अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाइसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम रुख करेंगे लद्दाख का और लद्दाख की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। जिस तरह से 6 शेड्यूल और रियासती दर्जे की बहाली के लिए एक मांग यहाँ से उठी और एहतजाज हुआ, और एहतजाज 24 सितंबर को यानी पुरतशद्दुद हुआ, जिसमें 4 लोगों की जानें गईं। और जो अनशन पर थे या फिर एहतजाज कर रहे थे, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात के जहतकार हैं, जिन्हें यानी फिर गिरफ़्तार किया जाता है, NSA इन पर लगाया जाता है। मेरी मुराद है सोनम वांगचुक से। इसके बाद से अभी तक अगर हम देखें तो लद्दाख में सूरत हाल अगरचे बताया जा रहा है कि कंट्रोल में है, लेकिन इसके बावजूद दर हकीकत वहाँ से किस तरह की मांग मरकज़ से की जा रही है, इस हवाले से हम जानेंगे और क्या अपडेट्स है वो भी लेंगे। और फिर हम जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, जहाँ पर यानी असम्बली सेशन का आगाज़ होने जा रहा है माह अक्टूबर से, और उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं। और उसके साथ साथ चाहे वो फ्रूट ग्रोवर्स का मामला हो और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद रहने की वजह से मसाइल का बन आना हो, इसके अलावा क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में किस तरह की सियासत चल रही है, किस तरह की फ़िरका वारियत को उत्तर प्रदेश में यानी हवा दी जा रही है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे और रुख करेंगे लद्दाख का, लेह का। हमारे साथ इस वक्त हमारे करस्पॉन्डेंट लद्दाख से नासिर हुसैन करगली वो साथ हैं। नासिर, अस्सलाम वालेकुम। जी नासिर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह की सिचुएशन है अभी लेह में, और जो इम्तनात, जो रेस्ट्रिक्शंस या फिर कर्फ्यू लगाया गया था, इसमें नरमी भी दी गई 2 रोज़ पहले, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी जी बाकिर साहब, अगर हम बात करें लद्दाख की तो आपको बखूबी पता है कि चार चार दिन से कम 5-6 दिन हो चुका है कि कर्फ्यू कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पे दफा 144 लागू किया गया है। जी 2 दिन पहले आज से 2 घंटे के लिए छूट दी गई थी। दफा 144 को डील करके दुकानों को खोलने का ऑर्डर दिया गया था अलग अलग जगह में। जिस तरह सिटी एरिया में 4 बजे खोला गया, तो थोड़ा दूर दराज उससे कम 8-10 किलोमीटर के एरिया में 4 बजे के बाद दुकान खोलने का ऑर्डर दिया गया। इस तरह 2-2 घंटे का डील देके कम से कम 2 दिन पहले दुकानों को खोला गया था। जी तो फिर उसके बाद कंटिन्यू फिर वही कर्फ्यू आज 2 दिन से फिर लगातार वही हालात कंटिन्यू चलता आ रहा है। बाकी कुछ खास ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि हालात कुछ खराब हो। जी जैसे नॉर्मल सिचुएशन चल रहे वैसे ही नॉर्मल सिचुएशन अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो जिस तरह लोगों का यही डिमांड रहा है कि जिस तरह सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, उसके बाद जोधपुर जेल भेजा गया, तो लोगों का यही कहना है कि उसको बेगुनाह अरेस्ट किया गया है। जितना जल्दी हो सके सोनम वांगचुक को बाइज्जत बरी किया जाए। जी और साथ ही साथ जिस तरह MHA ने जो एक डेट फिक्स किया था, एपेक्स बॉडी ले और केडीए कारगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस। जी मेंबर्स आके वहां मीटिंग कर रहे थे 29 तारीख को आज, लेकिन वो पासपोन होके 6 तारीख को इन्होंने डेट फिक्स किया गया है। MHA की तरफ से डेट दिया गया है कि 6 तारीख को हम इस बातचीत पे मीटिंग करेंगे। जो आपका एजेंडा है लद्दाख का 4 एजेंडा जो रखा गया है, एपेक्स और केडीए ने पहले से ही डिमांड रहा है, उसी डिमांड पे डेट के लिए 6 तारीख को फिक्स किया गया था। लेकिन आज एपेक्स बॉडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, जिसमें ये इन्होंने बयान किया गया कि हम जो 6 तारीख को जो MHA ने जो मीटिंग रखा गया था उसको हम बायकॉट कर रहे हैं, उस मीटिंग को हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये एपेक्स बॉडी की तरफ से हमें अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। उनका यही डिमांड है जब तक हमारे जो अरेस्ट किया गया है एपेक्स बॉडी के मेंबर से उसमें और सोनम वांगचुक साहब और बहुत सारे यूथ्स को जो अरेस्ट किया गया, जब तक पहले उनको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम MHA के साथ कोई मीटिंग नहीं रखा जाएंगे। तो साथ ही साथ केडीए की तारीफ से, केडीए की जो मेंबर थे, हमारे जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स थे, कमर अली आखोल, CC साहब, MP साहब, सजाद कारगिली, असगर अली करबलाई साहब, ये सब भी दिल्ली पहुंचे हुए थे। शायद उन्होंने भी शायद कल मुझे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रेस क्लब में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाएंगे। शायद जितना मुझे लगता है कि वो लोग भी
इस मीटिंग से बाइकआउट करेंगे बाकी साहब। यानी जो बातचीत के हवाले से कहा जा रहा था कि एक बातचीत हो जाए तो उसके बाद जो है मसले का कुछ हल हो, लेकिन ये जो यानी शर्त रखी गई है कि सोनम वांगचुक जिन पर मुख्तलिफ यानी संगीन किस्म के इल्ज़ाम आयद किए गए, यहाँ तक कि NSA उनको लगा दिया गया उन पर, क्या ये मैं जानना चाहूँगा कि लोगों में वहाँ पर, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू और इम्तनाज़ सख्त हैं, अगर से सूरत हाल को कंट्रोल में बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी मुकम्मल इम्तनात को ख़त्म नहीं किया गया, तो क्या अब भी यानी ये चीज़ पाई जा रही है कि लोगों में कहीं ना कहीं कुछ बरहमी है, जिसके कुछ खदशात हैं, अप्रहेंशंस हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर ये कर्फ्यू को हटाया नहीं जा रहा है? जी बेशक सही साहब जी, आपने सही फरमाया वाकई साहब की। हो सकता है कि अगर कर्फ्यू हटाया जाए तो लोग काफी जोश में है, क्योंकि आपको पता है इस जो हालात जो खराब हुए थे उसमें 4 जवान ने भी अपने जान गंवा बैठे हैं, जिनको कल 2 जवान को सुपुर्द खाक कर दिया और साथ ही साथ 2 जवान को आज उसके लौकीन ने उसके गांव में सुपुर्द खाक कर दिया, उस 2 जवान की बॉडी को आज। तो लोग बहुत बिल्कुल इसमें है कि जब भी कर्फ्यू हटाया है बेशक हालात खराब होने का चांस है, इसीलिए कर्फ्यू कंटिन्यू रखा गया है फेडरेशन की तरफ से। लेकिन क्या ये एक डेडलॉक नहीं हो सकता? मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अगर बातचीत अगर आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि अपेक्स बॉडी जो लेह की अपेक्स बॉडी है, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे यहाँ तक कि सोनम वांगचुक पर यानी बगैर किसी शर्त के उनको जो है और जितने भी इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं वो वापस लिए जाए और उनको रिहा किया जाए। अब अगर रिहा नहीं किया जाता है तो फिर ये मामला कितना यानी तूल पकड़ेगा, इसका शायद अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। जी बेशक बेशक सही साहब, बात ऐसे ही है कि अगर उसको रिहा नहीं किया जाता है तो ये हालात बिल्कुल बिगड़ते जाने के भी चांस है, क्योंकि साथ ही साथ सोनम वांगचुक साहब का अकेले बात नहीं है कि उसको अरेस्ट करके सीधा जोधपुर भेजा गया है, साथ ही साथ बहुत सारे यूथ्स और हमारे जिस तरह कांग्रेस के मेंबर्स थे और एपेक्स बॉडी की जो यूथ्स थे, युवा जो थे, उन सबको भी अरेस्ट करके रखा गया है। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे सारे यूथ्स और साथ ही साथ हमारे सोनम वांगचुक साहब को, इन सबको जब तक आप लोग रिहा नहीं करेंगे तब तक हालात ठीक होना, मुझे नहीं लगता है कि हालात ठीक होंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी दफा 144 लागू रखा हुआ है कंटिन्यू, ताकि यहाँ हालात खराब ना हो। लेकिन जब ये हटाया जाएगा दफा 144 तो मुझे लगता है जब तक कि सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक पूरे इसके बाद तो मुझे लगता है कि बुजुर्ग और मालाएं पूरा रोड पे उतरेंगे, ऐसा ही लगता है मुझे। अच्छा, ये बताइए नासिर, जो ये लेह की सूरत हाल करगिल पर इसके क्या असरात नजर आ रहे हैं, क्योंकि करगिल भी साथ ही साथ खड़ा है और यहाँ पर भी हड़ताल की गई है, अभी क्या सूरत हाल है करगिल की, मैं जानना चाहूंगा। करगिल का भी यही कहना है कि जिस तरह सोनम वांगचुक को बेगुनाह पकड़ा गया है, सोनम वांगचुक को अगर जल्द से जल्द अगर हफ्ते तक रिहा नहीं किया जाए तो करगिल के भी यूथ और आवाम का यही कहना है कि हम भी पूरा हड़ताल रखेंगे, हम भी यहाँ से बिल्कुल केडीए की कॉल पे ही पूरा करगिल बंद करेंगे। उसके बाद बंद होने के बाद आपको क्या होंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या पब्लिक का सलूक रहेगा, ये तो हमें हालात तब जब हालात होंगे तभी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कारगिल की भी आवाम का भी यही कहना है, फिलहाल तो वहाँ पे केडीए की तरफ से कोई कॉल नहीं दिया गया कि बंद रखे, लेकिन यूथ से हर जगह यही कहना कि सोनम वांगचुक को बेगुनाह पकड़ा गया है, सोनम वांगचुक को जितना हो जल्दी हो सके बाइज्जत बरी किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। बहरहाल अब हुकूमत क्या फ़ैसला लेगी, और चूँकि जिस तरह का अपेक्स बॉडी लेह की जानिब से जो ऐलान किया गया है और बाज़ाब्ता उन्होंने MHA के साथ जो मुज़ाकरात बातचीत जो आगे बढ़ने वाली थी और उसका उन्होंने उसको वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी यानी बग़ैर किसी जितने इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो सारे यानी बेजा हैं, तो उसको वापस लिया जाए और सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, तभी हम बातचीत करेंगे। अब देखने वाली बात यही है कि क्या हुकूमत की जानिब से ये होगा, अगर नहीं होगा तो फिर इस तरह की सूरत हाल कब तक बनी रहेगी, ये एक जो है मामला बना हुआ है। बहरहाल ये लद्दाख की सूरत हाल है, जिसमें करगिल भी है, जिसमें लेह भी है। लेह में आज 6ठे रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज रहा है। अब आगे
देखने वाली बात यही है कि मरकज़ की जानिब से क्या जवाब आता है, उसी पर शायद यहाँ के हालात मुनहसर हो गए। अब हम रुख करेंगे कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम यानी जुदा नहीं कर सकते। अगरचे इसकी तकसीम अमल में ला दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कौन से ऐसे मामलात नहीं हैं जिनके हवाले से हम ये कहेंगे कि हम इन खित्तों को जो है अलग अलग कर दें। बहरहाल हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि लद्दाख में जो कुछ चल रहा है, क्या उससे जम्मू कश्मीर ला ताल्लुक़ है? शबनम, देखिए, आप कतई तौर लाताल्लुक नहीं कह सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पूरी एक रियासत थी तो लद्दाख इसका हिस्सा था। और यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनकी अच्छी खासी वहाँ पे जो पकड़ हुआ करती थी। और यही वजह है कि लद्दाख में जो हालात जब खराब हुए तो जम्मू कश्मीर में बहुत सा इसका रिस्पांस देखने को मिला मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीडीपी है। तो देखा जाए तो जो लद्दाख के जो हालात है उसका कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि एक असर जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत पे जरूर है। और बयानात, जवाबी बयानात, इल्जामात, जवाबी इल्जामात वो देखने को मिल रहे हैं। जहां बीजेपी का मानना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, इस तरह के बयानात उन्होंने उनके बकौल या पीडीपी ने दिए हैं, वो उकसाने वाले हैं। और वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उनका कहना है कि ये वो गलत जो उनकी पॉलिसी बकौल उन पार्टियों के जो मरकज ने अपनाई है लद्दाख वालों के साथ, तो ये उसका नतीजा है। तो जाहिर सी बात है, ये बयानात एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं और एक सियासत में एक गर्माहट जो है वो साफ नजर आ रही है लद्दाख में जो हालात पैदा हुए थे। अच्छा शबनम, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर असम्बली की बात करूँगा, क्योंकि कम से कम जम्मू कश्मीर को असम्बली है, लेकिन लद्दाख को असम्बली भी नहीं है फ़िलहाल। मैं जानना चाहूँगा असम्बली का जो है खुसूसी जो सेशन है उसका आगाज़ अक्टूबर के 23 अक्टूबर से जो है आगाज़ होने जा रहा है। तो बहरहाल क्या मुद्दे होंगे और क्या मसाइल को जो है उठाया जाएगा और क्या कुछ वो सूरत हाल है, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियादों पर देख रहे हैं कि चाहे वो मौसम हो, चाहे वो फ्रूट ग्रोवर्स का मामला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर कौमी शाहराह का मामला हो, लेकिन क्या चीज़ होगी जो सर फहरिस्त रह सकती है? शबनम, 23 अक्टूबर से जो असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है, इसमें गर्माहट भी देखने को मिलेगी, इल्जामात भी देखने को मिलेंगे, हंगामे भी देखने को मिल सकते हैं। और खासकर जो चाहे महराज मलिक का मामला हो, चाहे लेह का मामला हो, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स का मामला हो, चाहे लोगों के मसाइल हो, चाहे स्टेटहुड का मामला हो, और इस पे साफ नजर आ रहा है कि जो इस सेशन से पहले ही सियासी बयानात मुख्तलिफ पार्टियों के सामने आ रहे हैं और जैसे कमर कस ली है उन्होंने कि किस मुद्दे पे बातें होंगी। और देखा जाएगा कि क्या एक दूसरे पे इल्जामात, जवाबी इल्जामात ही होंगे या कि लोगों के मसाइल भी हल किए जाएंगे। क्योंकि असेंबली जो है यहाँ पे लोगों के मसाइल के बारे में बात करना और मुतफ़िका तौर उस तरह जितने भी मसाइल है लोगों के, उनका हल ढूंढना असल में ये मुद्दा रहता है असेंबली का। और क्योंकि नुमाइंदे हर एक इलाके से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने हुए होते हैं, लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ होता है कि उनके इलाके के मसाइल जो है वो बड़े ऐवान तक पहुंचाए और वहां उनका हल निकालने के लिए बात की जाए। लेकिन जो 2019 के बाद जिस तरह की यहाँ पे असेंबली है, इसमें जब से ये 2024 से ये असेंबली वजूद में आई है, तो इसे कहा जाता है कि कमजोर असेंबली है। लेकिन कमजोर असेंबली में रह के भी एमएलए जो मेंबरान असेंबली है अपने अपने इलाके के, वो बड़ी दिलेराना तरीके से अपनी बात रखते हैं। और वहीं पे देखा जाएगा क्या इस असेंबली में जो बातें होती है, जो मुद्दों पे आपस में जो एक दूसरे पे इल्जामात हों या किसी बहस तकरार होती है, क्या उसका नतीजा वाकई तौर से लोगों के हक में निकलता है कि नहीं निकलता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बार चाहे जो 2024 में हमने देखा, उसके बाद 25 में हमने देखा जम्मू में असेंबली का सेशन चला और पहलगाम का वाकया भी इसमें इस दौरान रोनमा हुआ, जो बदकिस्मती से अफसोसनाक वाकया था। तो उसके बाद उसके लिए भी एक दिन का खुसूसी सेशन बुलाया गया था। तो अब उसके बाद ये 23 अक्टूबर को जो सेशन शुरू होने वाला है, इसमें बड़ी गर्माहट वाले
जो है वो मुद्दे देखने को मिलेंगे। चाहे आम आदमी पार्टी के जो यूटी प्रेसिडेंट महराज मलिक की बात हो, चाहे लेफ्ट की बात हो, चाहे स्टेटहुड की बात हो, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स के मसाइल की बात हो, जो इस बार ज्यादा देखने को मिले। और वही सैलाब जिसने जम्मू डिवीजन को बहुत नुकसान पहुंचाया है और कश्मीर डिवीजन में भी लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन जम्मू डिवीजन में इसलिए ये मुद्दा उनके लिए, वहां के मेंबरान असेंबली या बीजेपी के लिए बड़ा दर्द वाला मामला साबित होगा, क्योंकि मरकज में गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है। अभी तक जो किस तरह का रिलीफ मिला, राहत मिली जम्मू डिवीजन में, जहां 28-29 थे, लेकिन जो डेथ एक मेंबर असेंबली की हुई थी, उसके बाद 28 मेंबर असेंबली जो भी है, उन्होंने किस तरह का काम जम्मू डिवीजन के लिए किया है, ये मुद्दे भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या दीगर आजाद उम्मीदवार हो, तो वो जरूर इसको उठाएंगे। देखा जाएगा कि सेंटर से लेके जम्मू कश्मीर के जितने भी सियासी लीडरान हैं, उनकी मेंबरान असेंबली है, वो उनकी बात कैसी होगी, एक दूसरे पे किस तरह का वो जो कह सकते हैं उनके वो पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, ये देखा जाएगा। लेकिन खास तौर पे अगर बात होगी वो स्टेटहुड के लिए होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कुछ ना कुछ जो है इस पे 8 अक्टूबर को जो इस पे सुनवाई होगी, तो ये भी एक इसमें रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाएगा कि इस बार का सेशन जो है 23 अक्टूबर से जो शुरू होने वाला है, वो काफी गर्माहट वाला देखने को मिलेगा। शबनम, यहाँ पर एक तो असम्बली की बात होगी, इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, नगरोटा हल्का असम्बली और साथ ही साथ बडगाम, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या अगरचे ज़िमनी इंतखाबात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कहीं पर भी ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो वो एक ऐसा मुद्दा कुछ ना कुछ ऐसा जो है तैयार किया जा रहा है, तो क्या इसके लिए भी ऐसी कोई सरगर्मी नज़र आ रही है आपको? ये 2 सूबों के, यानी कि 2 डिवीजन जो इसलिए हैं, जम्मू और कश्मीर जी, दोनों डिवीजन के 2 बड़ी सियासी पार्टियों के लिए 2 इम्तिहान होंगे और सेम होगा वो एग्जाम। तो जिस तरह बीजेपी वालों का होगा कि इतने मेंबरान असेंबली होके उन्होंने इस मुद्दत तक कितना काम किया, उसका असर इस ज़िमनी इंतखाब जो है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाब लड़ाया जाएगा, उसके उम्मीदवार पे होगा। इसी तरह वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत में है, उन्होंने किस तरह का काम किया है या उनसे लोग कितने मुतफिक हैं, ये उसका असर बडगाम की इस निशस्त पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये जितना ये आसान लगता है, इतना मुश्किल एग्जाम भी है, इम्तिहान है, और शायद दोनों जमातों की कोशिश होगी कि कम से कम वो इस निशस्त को हासिल कर पाएं और कर लें, और इसके लिए जरूर एक बड़ी जो है जिसको हम सियासी जंग वो हमें देखने को मिलेगी। जी शबनम, इसी के साथ बड़ा अहम मामला, यानी कश्मीर की, हम ये कहेंगे कि सेब की पैदावार कश्मीर की मईशत का एक बुनियादी एक हिस्सा है, एक उसकी रेड़ की हड्डी हम कहें, उसकी तकमील होती है, रेवेन्यू हासिल होता है, लेकिन क्या वजह है कि जिस तरह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो बंद है, अब भी क्या सूरत हाल है? क्योंकि इसकी आवाज़ तो ज़रूर जो है दिल्ली तक गई कि कितना नुकसान हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसका अंदाज़ा तो किया गया, लेकिन अमली तौर पर अभी क्या सूरत हाल है, मैं जानना चाहूँगा आपसे, शाहरा के बहाली के हवाले से और साथ ही साथ नुकसानात के हवाले से और नुकसानात की पाबजाई के हवाले से। जी शबनम। देखिए, किसी का घर जले लोग तमाशा देखें, उस बार अफसोस जताएं, बस यही मामला है। वरना बार बार हर बार इसी सीजन में इन जो फ्रूट ग्रोवर्स है, इनके लिए इस तरह के मसाइल पैदा होना, ये काफी अफसोसनाक है। और इसके लिए अगर काम किया जाता तो शायद ये हो गया होता, नेक नीति कहीं पे होती, शायद हो चुका होता। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि वादी कश्मीर से जो फ्रूट, जो रीढ़ की हड्डी हम मान सकते हैं किसानों की वजह से पूरे इस इकट्ठे के लोगों के लिए ये तोड़ी जा रही है, और इसको टूटने का तमाशा सभी कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं, और जिनके हाथों में है कि वो एक ठीक कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं, इस तरह के मसाइल ना हो, इसके लिए काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आज जब रास्ता बंद हो, रूट रुके, नुकसान हो मेवा का, और तब आप बातें करें, ये करें, वो करें, इमरजेंसी करें और अब ट्रेन चलाएं।
मतलब ये है कि अगर नुकसान हुआ इस बार, चलिए हो गया, लोगों ने झेला, किसान इसको बर्दाश्त करेंगे, तो कम अपने खर्चे को कम करें, किसी तरह से इस मुसीबत को टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या अगले साल तक, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, यहाँ की सरकार हो, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है ये दिल्ली की तहत आती है, मातहत जो है उनके मातहत ये काम है, क्या वो वाकई तौर इन किसानों के मसाइल को, इस दर्द को समझकर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? अगर अगले साल भी यही है तो फिर इसमें वो बातें फिर इंसान मानने के लिए बकौल जो अपोजिशन पार्टियां या मुख्तलिफ लीडरान जो या किसान जो खुद लगा रहे हैं कि जानबूझकर इसको किया जाता है, तो शायद फिर जो दिमाग है वो इसके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव जब तरक्की करेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जा रहा है। या अगर जम्मू कश्मीर का आखिरी नहीं बल्कि जो श्रीनगर सिटी है, अगर वहां के लोग परेशान है, इतने वसाइल उनके पास काम के होकर भी अगर वो परेशान है, तो आप तो उन गांव देहात का खुद सोच सकते हैं कि उनके मसाइल कितने होंगे। और अगर इन मसाइल को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जो इस वक्त यूटी जो है इस वक्त, अगर ये मरकज इसके लिए काम नहीं करेगा तो कैसे वो कह सकते हैं कि हमने दफा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत के दरवाजे खोले हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ बयानात से और खाली ऐलानात से इस चीज को भरने की, इस खाने को पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी, शायद वो गलत होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि इन किसानों के लिए इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। वो नहीं हो रहा है और बार बार ये हो रहा है कि लोग इस बार किसान बिल्कुल इस अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी आह अगर निकली तो शायद इस दौर के जो लीडरान हैं जिनके तहत माथे की चीजें हैं और उसको ठीक करने में अगर वो नाकाम रहते हैं तो शायद उसकी जो है वो सुनवाई फिर ऊपर भी उनको देनी पड़ेगी, उस ऊपर वाले के सामने जो कुदरत रखता है, जो फिर सब कुछ देखता है। तो जाहिर सी बात है इसको ठीक करने की जरूरत, सिर्फ बयानात लेकर आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। लोगों के अंदर जो दर्द है, तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर अगर नहीं कर सकते, आपकी बातों से वो तकलीफ ज्यादा महसूस करते हैं, बल्कि उनके जो जिस्म में किसी तरह की कोई राहत नहीं है और कोई ठंडक नहीं पहुंचती है। जी नाज़रीन, जिस तरह से किसान हो या जवान हो या फिर मजदूर हो, देखिए इनके मसाइल जो है, कश्मीर की बात करें बिलखुसूस हम, तो हर चंद दिनों में हम देखते हैं कि वो जो मजदूर, वो जो आर्जी मुलाजिमीन हैं, वो आए रोज़ अपना एहतजाज करते हैं और ख़िदमात पर मुस्तकिल करने के हवाले से जो है मुतालबा उनका होता है, उनकी मांग होती है। बहरहाल हम जो नेगेटिव है, जो सारी चीज़ें नेगेटिव से मुराद ये है कि जो वाकई जिसकी ज़रूरत है, जिसके हवाले से शिकायत हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर कुछ अच्छा होता है वो भी हम बताते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि लेबर लॉस के हवाले से मैं पैनल से भी चाहूँगा कि पहलगाम में लेबर कमीशन की जानिब से आज एक शऊर बेदारी जो है प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लेबर कमीशन इस प्रोग्राम में, लेबर कमिश्नर इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और मज़दूरों को मुखातब करते हुए इनके हुकूक़ से मुतालिक़ वाकिफ़ किया। इस मौके पर मज़दूरों में 70 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। बताया गया कि 9000 मज़दूरों को स्कीम के तहत फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि PTC वगैरह आप। पहले मैं कहूँगा कि बहुत देर से हम प्लान कर रहे थे कि पहलगाम में जाकर के मैं फ़िज़िकली इन लोगों से इंटरेक्ट करूँ कि किस तरह का इनका कामकाज यहाँ चल रहा है। जैसे पोस्ट दैट इंसिडेंट हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लिंक थे। मेरे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब भी यहाँ पे उनसे बात कर रहे थे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, जहाँ एक तरफ हमने इनको पूरे जो लेबर लॉज हैं या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बताया है और सबसे रिक्वेस्ट की है कि जहाँ कहीं भी उनकी रजिस्ट्रेशन होनी अभी बाकी है उसको तुरंत करवाएं, ताकि जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी स्कीम्स का बेनिफिट उनको लेना चाहिए उनको ले लें। बड़ी खुशी है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे वो मुतमईन थे कि इस पूरे दौर में हमारे ऑफिस की तरफ से जो भी सपोर्ट उनको चाहिए थी वो रही है, और जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं उन एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी उनको किसी तरह की दुश्वारी नहीं आई है। जैसे आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जहाँ एक तरफ हमने
उनका हालचाल पूछा और किस तरह का कामकाज हो रहा है यहाँ पे उसके बारे में जानकारी ली। और वहाँ दूसरी तरफ हमने उनको अवेयर किया जो हमारा एक मैंडेट है अपने डिपार्टमेंट का, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा रहे। 70 लाख जो है आज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बेनिफिशरीज को एजुकेशनल असिस्टेंस दी गई है। इस साल इनफैक्ट हमने कोई तकरीबन 28 करोड़ रुपया जो एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन के अंदर आता है, हमारे जो क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं जो वो डिसाइड करते हैं, वो हमने दिया है। इसके अलावा जो बाकी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की स्कीम है जिसमें मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है ESIS में, उसमें भी तकरीबन 9 करोड़ जो है इस पर हमने डिस्बर्स किया है। तो गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है कि जो ये हमारा वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, उसको जो भी बेनिफिट उसका ड्यू है वो एक तो टाइम पे मिले। लेबर डिपार्टमेंट अनंतनाग की जानिब से आज पहलगाम में मजदूरों के लिए एक जानकारी इंटरेक्शन का एहतमाम किया गया है। इस जानकारी कैंप में लेबर कमिश्नर के साथ साथ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और यहाँ जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने शिरकत की, और इस मौके पे यहाँ पे लेबर एक्ट्स के बारे में यहाँ स्टेक होल्डर्स को जानकारी फराहम की गई है। गुलजार अहमद गनाई, 4TV न्यूज़, पहलगाम। शबनम, हमारे पास 1-2 मिनट है, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा कि बहरहाल मज़दूरों के हुकूक़ की बात करें या फिर आर्जी मुलाजमीन की बात करें तो ठीक है, कुछ चीज़ें स्कीम्स मुतारफ़ की जाती हैं और उसके फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ किया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें सारी वादी की, जम्मू कश्मीर की, तो क्या मतलब ये सरकार बनने के बाद इस जानिब तवज्जो दी जा रही है? क्या कुछ सूरत हाल है? जी शबनम। देखिए, लेबर डिपार्टमेंट जो है ये बहुत ही अहम महकमा है जहां ये उन मजदूरों के हुकूक की बात करता है, जहां गरीब जो बहुत गरीब लोग हैं जो इस शोबे से या तबके से हैं, तो उनको बेहतर उनकी जिंदगी को बनाने के लिए काम कर रहा है। वहीं पे जो उनके बच्चे हैं उनकी तालीम को बेहतर तौर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो उनको तालीम की जरूरत है, उस तालीम को मजीद फाल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो कई सारे जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर हो रही है इस महकमे की जानिब से, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत, खासकर जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, जो बच्चे जो हैं उनको मजदूरी पे आज भी लगाया जाता है। इस चीज को रोकने की कोशिश मुकम्मल तौर होनी चाहिए। हालांकि ये काम करते हैं, लेकिन कहीं पे भी इस तरह के जो है लोग हैं जो बच्चों को काम करवाते हैं और बच्चों की मजदूरी लेते हैं, तो इस चीज को देखने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से वो इनकी मदद करते हैं, जो इनका जो वजीफा होता है इन मजदूरों के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए, तो ये अच्छी सोच है। और इस पैसे को जब बच्चे तक पहुंचाया जाता है, इस घर तक पहुंचाया जाता है, तो इन गरीब लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं और आगे जाके वो अपने मुस्तकबिल को किसी अच्छी जगह की तरफ ले जाते हैं, ताकि उनकी जिंदगी जो है उस मजदूरी की उस गुर्बत से निकलकर बेहतरी की ओर वो जिंदगी बढ़े। इसके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई जम्मू कश्मीर से। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, सदर RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर, समाजी जहदकार। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से भी, और साथ ही साथ लद्दाख की और बिलखुसूस लेह की जो सूरत हाल बनी हुई है इस हवाले से, और फिर साथ ही साथ मुल्क में जिस तरह का एक सियासी माहौल बना हुआ है। मैं जानना चाहूँगा, आप समाजी जहदकार हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, लोगों के मसाइल को देखते हैं और उनके हल के हवाले से भी जो कुछ कोशिश हो सकती है उसको जो है आप अपनी कोशिशों को बरोकार लाते हैं। मैं सबसे पहले आगाज़ आपसे करना चाहूँगा इस हवाले से कि लेह में यानी एक माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से काम करने वाले एक जहदकार, बहरहाल वो लद्दाख के स्टेटहुड के हवाले से और 6 शेड्यूल की फराहमी के हवाले से एक एहतजाज करते हैं और भूख हड़ताल भी करते हैं, और पुरअमन तौर पर सारा मामला चलता है। लेकिन अचानक से एक यानी एहतजाज के दौरान एक तशद्दुद का मामला पेश आता है, यहाँ तक कि 4 लोगों की जानी चली जाती हैं, जिसके बाद उस जहदकार पर NSA लगा दिया जाता है, जेल उनको भेज दिया जाता है। किस तरह से देख रहे हैं आप भी, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख को हम अगरचे तकसीम कर दिया गया, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज से, वो भी ये कह रहे थे कि भाई इसको तकसीम तो
कर दिया गया, लेकिन कई एक एतबारात से इसको तकसीम इसकी तकसीम हम नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से आप इस सूरत हाल को देख रहे हैं जो लेह में इस वक्त बनी हुई है। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल लद्दाख के अंदर बनी है, खासकर जो लेह डिस्ट्रिक्ट है जी, ये बहुत ही कशीदा है। सूरत हाल बहुत ही कशीदा है और बहुत ही अफसोस की बात है कि सोनम वांगचुक जी को जो है नेशनल के तहत गिरफ्तार किया गया और उनको जोधपुर जेल मुंतकिल किया गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मगर जहां तक का दूसरा पहलू है जी इस स्टोरी का, तो सोनम वांगचुक साहब और इनके जो बाकी कारकुनान है और लद्दाख में बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी एक्टर्स हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं या बाकी सियासतदान थे, ये तो इनकी बहुत सालों से ये मांग थी कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। हाँ, यूनियन टेरिटरी बनाया जाए जी। इनफैक्ट पहली बार जो लद्दाख में एजिटेशन हुई थी, थोड़ी इसकी मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। जरूर। 1999 में 1989 में पहली बार वहां पे एक एजिटेशन हुई और उसके बाद वहां पे बना वहां पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट। एक तरह का वो एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पे LUTF कहा जाता था उसे। और ये पिछले 36 साल से मांग कर रहे थे, 35 साल से कि इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। बकौली इनके उस वक्त इनको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर का जो यूनाइटेड जम्मू कश्मीर उस वक्त था, रियासत थी जी। हाँ बिल्कुल, जो रियासत जम्मू कश्मीर थी उस वक्त की, जो भी 2019 तक था। उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने इनके साथ, लीडरान ने, सियासी पार्टियों ने इनके साथ नाइंसाफी की थी जी। और ये उनकी कम अकली थी उस वक्त की, ये वो डिमांड कर रहे थे यूनियन टेरिटरी। मगर जी उसके बाद जो वक्त तब्दील हुआ 1996 में, फारूक अब्दुल्ला साहब जो यहाँ पे सरकार बनी, उसके बाद मुफ्ती साहब भी आए 2002-03 में, और बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट लद्दाख खिते को मिली। सबसे बड़ी बात है कि 370 की एब्रोगेशन से पहले जब हम एक ही रियासत हुआ करते थे, लद्दाख के पास बाज़ाब्ता MLAs होते थे, 4-5 MLAs थे इनके पास। कारगिल से भी MLA बनता था, नुब्रा से भी बनता था, लेह से भी बनता था, ज़ंस्कार था, 4 MLAs थे इनके पास। 4 MLAs में से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स इनको मिलते थे हर किसी सरकार में, एक कारगिल से, एक लेह से, 2 कैबिनेट मिनिस्टर। छोटी बात नहीं है ये, छोटी सी पॉपुलेशन। और नवांग रिगजन जोरा साहब जी, नवांग रिगजन जोरा साहब थे, कमर अली आखून साहब जी, उससे पहले भी बाकी लोग थे, चाहे बुद्धिस्ट थे, चाहे मुस्लिम्स थे जी। हाँ, तो मगर ये खासकर जो हमारा लेह का इलाका जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड था, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। और कौन सी नाइंसाफी हो रही थी उनके साथ तो अच्छा इंसाफ हो रहा था। उनके पास 4 MLAs थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर हर किसी सरकार में उनको मिलते थे, 2 MLC उनको मिलते थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, लद्दाख को एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का कयाम हुआ वहाँ, उसका कयाम हुआ वहाँ पे जी। जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार है 1996 में। उसके बाद जब मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने करगिल को भी ऑटोनोमस हिल काउंसिल दे दिया। और उनको नौकरियों में रिजर्वेशन थी हर किसी हिसाब से, तो बिल्कुल ये अच्छे थे वहां पे। अब इनकी हालत ऐसी हो गई 370 के आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद, ये यूनियन टेरिटरी बना, ना इनके पास असेंबली रहे, ना इनके MLA रहे, ना MLC रहे, ना मिनिस्टर रहे, ना कुछ रहे। इनका सिर्फ वो अपना हिल काउंसिल था, उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे जी। अब वहां पे चीफ सेक्रेटरी है, अब वहां पे डिविजनल कमिश्नर है, अब वहां पे डायरेक्टर जनरल पुलिस है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं। तो लद्दाख की ऐसी हालत होगी 12 कुली 13 मेट। अच्छा, 12 कुली 13 मेट की हालत होगी। और अब जो है लद्दाख के लीडर को, जो लीडरान है, उनको खुद ये लग रहा है कि 370 ही हमारी दिफा थी। जो खाली कश्मीर के लिए नहीं था, वो लद्दाख के लोगों के लिए ज्यादा दिफा था उसमें। जम्मू के लिए कश्मीर तो है ही, हम तो बदनाम ही हो गए। लेकिन इसको जोड़ दिया गया कश्मीर से, सिर्फ कश्मीर से जोड़ दिया गया था 370 को, सिर्फ कश्मीर। जिस दिन ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, और यही सोनम वांगचुक साहब तो जबरदस्त उस वक्त उन्होंने ट्वीट किए, मुबारकबादी पेश की
मोदी साहब को आपने जो पुराना ख्वाब पूरा किया, ये कर दिया। अब आज देखिए उनके साथ क्या हो गया। हमें तो बड़ा बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। तो जब हम दूसरा पहलू इसका देखते हैं, जब इसका तजिया करते हैं, काश अगर वो उनका उतना विजन होता, उनका उतनी उनकी सोच होती उस वक्त, वो ऐसी बचगाना हरकत नहीं करते उसको। इसीलिए जो है विजन होता है, विजनरी लीडर होती है, इसलिए उनको बोला जाता है स्टेट्समैन। जी हाँ। बाकी चीजें अगर उन्होंने उस वक्त जो है यूनिटी का मुजाहरा किया होता कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, डोगरों ने, मुसलमानों ने, बौद्धों ने, आज हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अब हम सब बिखर गए पत्तों की तरह। लद्दाख भी वहाँ स्टेशन कर रहा है, करगिल वाले बेचारे भी चला रहे हैं, कश्मीर वाला भी चला रहा है, जम्मू वाला भी बोल रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है और हमें बड़ा ही दुख लग रहा है कि ऐसा हुआ और इनके साथ ऐसा हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे हमेशा। जी हाँ। हमें बहुत इख्तिलाफ हो सकते हैं उनके साथ, मगर एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, गांधी के रास्ते पे कदमों पे चलते थे, अच्छा काम करते थे, ग्लेशियर्स के लिए काम करते थे, एनवायरमेंट के लिए काम करते थे। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद जो है उनके साथ ऐसा होना जी, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है बाकर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना यहाँ पर ये भी चाहूँगा कि अभी अगर हम कश्मीर की बात करें बिलखुसूस, तो यानी अब देखें जिस तरह से असम्बली का सेशन शुरू होने जा रहा है अक्टूबर के महीने में, क्या आपको लग रहा है, क्या वो मुद्दे हैं और क्या वो चीज़ हैं जो सर फहरिस्त होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए? क्योंकि हम मौसम की भी बात देख रहे हैं, सड़क की भी बात देख रहे हैं और फ्रूट ग्रोवर्स का भी मामला। कौन सा ऐसा मामला है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कि जिस पर वाक़तन उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर अमली इक़दामात होने चाहिए? जी देखिए, बदकिस्मती की बात है सर, हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो है इतना ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। हाँ। अब तो इन्होंने जीएसटी की थोड़ी सी रेट्स कम कर दी। उसके अलावा भी जो हमारी इस वक्त टैक्स रेट्स है, बाकी रेट्स है, पहले भी हम तो इतना टैक्स देते हैं, हम अमेरिका की तरह टैक्स देते हैं, बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह टैक्स देते हैं, मगर जो हमें सर्विसेज मिलती हैं वो सोमालिया से भी बदतर है। जी, रोड टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है, यहाँ पे इतने ज्यादा, खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इतने ज्यादा टैक्सेस हैं, खासकर कमर्शियल गाड़ियों के लिए। अब सड़कें देखिए हाल क्या है हमारी सड़कों का। जी, आप मुझे बताइए बाकर साहब, 21वीं सेंचुरी में मुझे एक दुनिया का एक मुल्क दिखाइए, गरीब से गरीब मुल्क जो होगा। आपने भी एनालिसिस किया होगा, आप भी अखबार पढ़ते हैं, आप भी इंटरनेट पे होते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आप बातें करते, डिस्कशन करते हैं। आपने कौन सा मुल्क ऐसा दुनिया का देखा जहाँ पे 10 दिन रोड बंद हो जाता है, 10 दिन हाईवे बंद हो जाती है? देखिए, ये तो बात है। जी, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, उसके पड़ोस में अफगानिस्तान, इतना गरीब मुल्क। जरा मुझे बताइए कब खैबर पास बंद हुआ 10 दिन के लिए? जी, मुझे बताइए कब खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बंद हुआ, चित्राल का इलाका बंद हुआ, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका 10 दिन के लिए बंद हुआ? मुझे खुदा के लिए बताइए बलूचिस्तान का वो दूरदराज इलाके, जलालाबाद अफगानिस्तान के वो इलाके, बामियान के इलाके, मुझे एक सड़क दिखाइए, एक हाईवे बताइए जो 10 दिन के लिए बंद कभी हो। जी, और अपने आप को इतना बड़ा ये कहने वाले लोग कि हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई है, हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हम ये कनेक्ट करेंगे, यहाँ से वहां करेंगे, वहां से यहाँ करेंगे। इतने सालों से, इतने आज तकरीबन 90 साल हो गए हिंदुस्तान की आजादी को, 80 साल से ज्यादा हुए, अभी भी जो है कनेक्टिविटी नहीं है और 8-8, 9-9 दिन ट्रैफिक बंद हो जाता है। ये हमारी रोजी रोटी होती है, ये सेब हमारा, ये पेरिशेबल आइटम है, ये फ्रेश फ्रूट होता है, इसकी एक लाइफ होती है, वो तब और बर्बाद कर देता है इसको। तो डॉक्टर साहब, अब ये तो कनाल्स बनाने की बात, फिर इसके बाद ये जो खुसूसी यानी ट्रेन का भी आगाज़ किया गया, जिसके हवाले से ये कहा गया कि ये बड़ी सहूलत बख्श होगी बिलखुसूस यानी माल बर्दारी के हवाले से, और जितने फ्रूट वगैरह हैं यानी बडगाम से, गालिबन वो बडगाम से दिल्ली तक जो है ये बात की गई है, मुतबादिल उसको जो है करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आप देखो, ट्रेन तो है, अब कितना लेगी वो, और क्या हमारे पास
अगर आपको मिसाल के तौर पर बारामूला से, कुपवाड़ा से, बांडीपोरा से, कुलगाम से, शोपिया से, अब कहाँ से ट्रक आएंगे, वो बड़गाम पहुंचेंगे, कहाँ वो उतना बड़ा स्टेशन है, कहाँ वहाँ हजारों ट्रकें आ सकती हैं, फिर वो माल बरदार वहां से ट्रेन आएगी, फिर उसमें जाएगा, कितना आप कर सकेंगे उसमें से। तो हाईवे का मुतबादिल ट्रेन तो हो सकती है, हम सवारियां वगैरह उसके लिए हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि उतनी लेवल का आप जो है फ्रूट जो है, सेब जो है, यहाँ से बाहर उसको ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सड़क को ही ठीक करना पड़ेगा। मगर जब भी हमारा सेब का मौसम आ जाता है, जब भी सेब का सीजन आ जाता है, उसी वक्त जो सड़क खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक बंद हो जाती है। पिछली बार भी 2 साल पहले भी ऐसी हालत हुई, हमारा जो फ्रूट सड़ गया, ट्रकों के अंदर सड़ गया और खराब हो गया। आज भी ऐसी हालत हुई, सड़कें खराब हुई, कोई निजाम नहीं है, कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है, जबकि यही ट्रक ड्राइवर्स इतना ज्यादा टोल अदा करते हैं। हर किसी 15-20 किलोमीटर के बाद टोल पोस्ट, हर किसी 50 किलोमीटर के बाद टोल पोस्ट। उसके अलावा जो इतना टैक्स भरते हैं आरटीओ के पास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास, इतने ज्यादा उनको कागजात वहाँ हासिल करने पड़ते, परमिशन हासिल करने पड़ते हैं। उसके बाद जो हमारे ट्रक ड्राइवर जाते हैं, पंजाब पहुंच जाते हैं, वहाँ की पुलिस तंग करती है, आगे हरियाणा में पुलिस तंग, उत्तर प्रदेश में अभी बेचारा परसों एक देखा मैं ट्रक ड्राइवर, उसको 1,15,000 रुपए जुर्माना किया था कहीं पे उत्तर प्रदेश के अंदर। आरटीओ ने पकड़ लिया, रात भर बिठाया, रो रहा था बेचारा वो। फायदा क्या होता बताया जाता है, इतनी तकलीफ है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब, इसके साथ यानी जो मौसम की मार रही है, जानना चाहूँगा कि बहुत सारे मुआयने किए गए, जायज़े लिए गए मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ लीडरान की जानिब से, जो लैंडस्लाइडिंग हुई, जिस तरह से यानी सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा जम्मू में भी और कश्मीर में भी, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या मतलब उसकी पाबजाई या फिर क्या राहतकारी या फिर किस तरह की बाज़ आबादकारी वगैरह किस तरह के पैकेजेस वो जो है सामने आए हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप लोगों के दरमियान होते हैं, क्या लोगों के एहसासात है, क्या लोगों का कहना है जो मुतासरीन है? मुतासरीन देखिए, नुकसान तो करोड़ों में, अरबों में है, चाहे फ्लैश फ्लड आए, चाहे सैलाबी सूरत हाल हुई, चाहे नुकसानात हुए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें क्या भरपाई करेंगे। जिस बंदे का, जिस किसान का 6-7 लाख रुपए नुकसान हुआ, 10 लाख का नुकसान हुआ, कहाँ सरकार दे देगी उसको 5,000-10,000 रुपए दे देंगी, तो कहाँ भरपाई हो सकती है उस चीज की। एक तरफ से तो हमारा टूरिज्म सेक्टर था, एक इम्पोर्टेंट सेक्टर था, वो भी इकोनॉमी, उसमें पहलगाम के बाद उसकी हालत खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हमारे टूरिस्ट प्लेसेस बंद कर दिए, अभी तक नहीं खुले हैं। दूध पथरी बंद है, यूसमर्ग बंद है, अब ये फ्रूट की मार आ गई, ऊपर से सैलाबी सूरत हाल होगी। अभी तो कुछ खोलने की जो है खोलने का ऐलान किया है, शायद मेरे ख्याल से 6 या 7 खोलने का ऐलान किया। वो छोटी छोटी पार्कें हैं जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यूसमर्ग है, दूध पथरी है, और बाकी जगह है तो मैदान है, और बाकी जगह है वो अभी भी बंद है जी, अभी भी बंद है। जो वहाँ के घोड़े वाले थे, जो वहाँ ढाबे चलाते थे, वो छोटे छोटे होटल चलाते, औरतें बेचारे चाय बेचती थी वहाँ पे, कहवा बेचते थे, थोड़ा अपना गुजारा करते थे, उनका तो 10 महीने से रोजगारी खत्म हो गया, 9 महीने से, 8 महीने से, 8 महीने से उनके घर में बिल्कुल रोजगार खत्म हो चुका है। और उनको भी जो है कोई मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी तरफ से नहीं था, वो सरकार ने खुद बंद कर दिया वो सिक्योरिटी के नाम पे। अगर सरकार ने सिक्योरिटी के नाम पे बंद कर दिया, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बिकॉज वी लिव इन वेलफेयर स्टेट, हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं जी। अगर हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, क्या सरकार को उन जैसे फैमिलीज को कंपनसेट नहीं करना है? यकीनन, जिनको जो है, जिनका रोजगार बंद कर दिया गया यकीनन सिक्योरिटी के नाम पे। चलो हम मानते हैं सिक्योरिटी के नाम पे कर दिया आपने, मगर कम से कम उनकी तो सोचिए, कम से कम अगर वो महीने का 15,000 कमाते थे, कम से कम 5,000 तो दे दीजिए महीने का उनको। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो करिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए ये बंद कर दिया। ये तो ऐसा होगा कि आपने किसी का रोजगार बंद कर दिया, तुम घर में बैठ जाओ, चुप करके बैठो, बात नहीं करो आप। यकीन ऐसे कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब, यहाँ पर बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक तो जमहूरियत के हवाले से, क्योंकि जमहूरियत में अहमियत होती है यानी इलेक्शन के प्रोसेस की, इंतखाबात की, और इंतखाबात होते हैं लोगों के ज़रिए, लोग ही जो है अपना
वोट देते हैं और अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे को या फिर हुकूमत को मुंतखब करते हैं। लेकिन जिस तरह से यानी इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात आयद हुए हैं और जिस तरह के राहुल गांधी के बकौल, कांग्रेस के बकौल जिस तरह के इंकशाफात हुए हैं या फिर उनके बकौल और उन्होंने जो दावे किए हैं, जो चैलेंज कर दिया है, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जम्मू कश्मीर पहले ही से अगर हम देखें कई एक एतबारात से एक हसास यहाँ का मामला रहा है। लोगों को जोड़ने के लिए, उनके एतमाद को बहाल करने के लिए कई एक यानी शोबजात में और कई एक मैदानों में कई एक ज़राए के साथ ये कोशिश होती है दिल्ली की जानिब से। कहा जाता है कि इनके एतमाद को बहाल करने के लिए हम कोशिश करते हैं और करना चाहिए। लेकिन अब जैसे अगर हम बात करें, नगरोटा में इंतखाबात ज़िमनी होने जा रहे हैं और फिर उसके बाद बडगाम का भी है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो इंतखाबी जो प्रोसेस है, ये वाक़यात, ये मामलात या ये एलिगेशंस लगने के बाद अगर हम नेशनल सिनेरियो पर देखें तो कितना लोगों का जो है एतमाद मजबूत हो रहा है और कितना जो है वो मजरूह हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन या फिर सरकार की जानिब से जो जवाबदेही है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं इस मामले में? क्योंकि आज देखिए जो हाल ही में जो इंकशाफात हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, जो राहुल गांधी ने बिल्कुल दलाइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, समझा बुझा के पूरा ये किया, तो लोगों में खदशे दिमाग में घुस। मैं भी पहले ऐसा सोचा पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, जब ये हार जाते हैं फिर बोलते हैं, जब नहीं होते फिर बोल जाते। मगर जिस हिसाब से मैंने पूरा उसको देख रहा था और मैं भी अपने हिसाब से एनालिसिस कर, पर उसमें तो बात सही है भाई, अगर ये बोल रहा है। उसके बाद कुरैशी साहब जो साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं हिंदुस्तान के, तो उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी कहा भाई उसमें तो दम है, बात बोल रहे हैं। तो बहुत सारे तजियाकार जो इंडिपेंडेंट तजियाकार थे या एक्सपर्ट्स थे, फॉर्मर कमिश्नर थे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने बोला नहीं ये बात सही है, इसमें तो दम है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, उनको जो है तो एक्चुअली उसमें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्योंकि हम एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क हम है, हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है जी, और अगर इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगता है तो हमारी तो दुनिया भर में बदनामी हो रही है इस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको सोचना चाहिए था, उनको एतमाद में लेना चाहिए था, उनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलानी थी, अपोजिशन बाकायदा लोगों के साथ, अपोजिशन पार्टीज के साथ, रूलिंग पार्टीज के साथ बैठ के बिल्कुल इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए थी, राउंड टेबल होना चाहिए था। उन्होंने अलग से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, यहाँ से बयाना जारी कर रहे हैं, वो वहां से बयाना जारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो डाउट है, ये कियास है, कंफ्यूजन है, और ये कियास और कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुआ है, और लोगों को लगता है कि शायद उनके वोट जाया होते हैं या वोट की चोरी होती है। तो ये मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मसला है हमारी जमहूरियत का, यकीनन ये मसला है हमारी डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क लगता है यकीनन, और हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, और हमारे जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है, इतनी तारीफें की जाती थी दुनिया भर में हमारे इलेक्शन की, जो खासकर जब से वो टीएन सेशन साहब आए थे, उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे इलेक्शन कमीशन के अंदर, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, इतना ज्यादा बहुत जबरदस्त काम होता था जी। और अगर अब ऐसे जो इंकशाफात हो रहे हैं, मुझे लगता है लम्हा फिक्रिया है। इसके लिए जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुतहरिक होना चाहिए, उनको इस हवाले से इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। यकीनन नाज़रीन, इसी के साथ बिल्कुल हम हमारे पास अब 3-4 मिनट बाकी रह गए हैं। मैं रुख करूँगा उत्तर प्रदेश फतेहपुर। यकीनन जिस तरह की कार्रवाई हुई है और बरेली में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक बैनर, एक बोर्ड, साइन बोर्ड हम कहेंगे, जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। इसको लेकर शरपसंदों ने जिस तरह की शरपसंदी की और उस शरपसंदी और उस गुस्ताखी के खिलाफ जिस तरह से एहतजाज बरेली में किया गया, जिस पर पुलिस की कार्रवाई शदीद नौयत की हुई, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। अब तो सूरत हाल ये है कि आज की बात यह है कि फतेहपुर से आई लव मोहम्मद जहाँ जहाँ लिखा हुआ, यानी जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, पुलिस अपनी निगरानी में पुलिस खुद जो है ठहर कर उसको निकलवा रही है और कह रही है कि इसकी वजह से, यानी इस जो तहरीर है इसकी वजह से हालात जो है ख़राब हो सकते हैं, होने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा,
कश्मीर में भी यकीनन ये वाक़ये के बाद कश्मीर में भी जुमा के मौके पर हमने देखा कि आई लव मोहम्मद के बैनर्स लेकर बाज़ मकामात पर लोग जो है पुरअमन तौर पर उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे जो है तखद्दुसात का मामला है, इससे किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। क्या आपने सोचा था कि आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को एतराज़ होगा और हालात ख़राब होंगे? ये मतलब किस तरह से इसको देख रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत ही बदकिस्मती की बात है बाकर साहब। अगर हम बात करें, हमारे आईन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, आर्टिकल 25 खास हम लोग साफ लिखता है जी। आर्टिकल 20 में लिखा है कि जितने भी हमारे सिटीजन हैं हिंदुस्तान के जो रहने वाले लोग हैं, खाली वो मजहब की इतनी आजादी है, ये खाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जी। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना वसी है, इतना मजबूत है और इतना बेहतरीन है कि वो है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। खाली हम मजहब इख्तियार नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बल्कि के साथ साथ हम इसकी तबलीग कर सकते हैं, हम इसकी प्रचार कर सकते हैं। जी हाँ। अब तो तबलीग और तशहीर की तो दूर की बात है, प्रोफेस करना भी गुनाह बन गया है, प्रैक्टिस करना भी गुनाह बन गया। अब हेलो मोहम्मद कहता है, हमारे देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स होते हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों में चस्पा होते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, हम बाहर दिल्ली जाते हैं, यूपी जाते हैं, बाकी जगह महाराष्ट्र में जाते हैं, कहीं पे गणपति जी का फोटो है, कहीं पे साईं बाबा का फोटो है, कहीं पे किसी और भगवान का फोटो है। अगर वो लगाते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बिल्कुल पागलपन, एक पागलपन है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी वायलेशन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी अदलिया है, खासकर सुप्रीम कोर्ट है, वो इसका नोटिस लेंगे और मुझे लगता है कि इसमें जो है इस हवाले से जल्दी ही कोई ना कोई ऑर्डर या जजमेंट या कोई कार्रवाई होगी इंशाल्लाह इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यकीनन बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह की कार्रवाई हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो कभी डायरेक्टली एक कम्युनिटी के हवाले से और कभी इनडायरेक्टली उनके बयानात को लेकर जो तनकीदें हो रही हैं और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक वज़ीर आला की जानिब से इस तरह के बयानात किस तरह से दिए जा सकते हैं, जो ख़ुद यानी जो उन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसी की वजह से लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाए, उसी की वजह से लोगों में एक किस्म का प्रोवोकेशन आ जाए। क्यों इस तरह से किया जा रहा है? अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई बिहार में इंतखाबात हैं, भाई आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी इंतखाबात हैं और दीगर रियासतों में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जब भी इंतखाबात होंगे तो क्या आप लोगों के दरमियान नफ़रत को फ़रोग़ देंगे और लोगों को लड़ाएंगे और उसके बाद अपनी जो है सियासी रोटियां सेकेंगे? और ये इसकी हदें कितनी जो है फलांगी जा रही हैं कि अब तो इंतहा ये हो रही है कि एक मज़हब की जो मुक़द्दस तरीन हस्ती है, शख्सियत है, जिनके हवाले से उस मज़हब के मानने वाले ये कहते हैं कि हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी जान को लुटा सकते हैं, हम अपने माल को, अपने घर को, अपना सब कुछ जो कुछ हमारे लिए अजीज़ है वो सब कुछ हम निछावर कर सकते हैं, लेकिन इस हस्ती के बारे में एक रत्ती बराबर गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कुछ चल रहा है, यानी उस हस्ती से अगर कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई लिख रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उसको गिरफ़्तार किया जाए और वो पोस्टर्स निकाले जाएं। ये एक बहुत ही यानी इंतहाई नौयत की जो है कार्रवाई हो रही है। इसको अगर जारी रखा जाएगा तो यकीनन कहा यह जा रहा है कि ये अमल खुद अगर सरकार सरकारी सतह पर करती है तो ये खुद अमल एक प्रोवोकेटिव अमल बन रहा है। तो बहरहाल इसके नतीजे क्या होंगे फिर देखना होगा। बड़े अफसोस की बात है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अदालत उज़्मा को, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इस मामले का नोट ले और सरकार को सरजनिश करे, ताकि हमारे मुल्क का जो एक हम ये कहेंगे कि जो इसकी गंगा जमनी तहजीब है, जो इसका भाईचारा है, वो बना रहे और जो हमारे पास लोगों को आइन ने हुकूक दिए हैं उसकी मुकम्मल तौर पर पासदारी हो, उसकी हिफाजत हो सके। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।